चैप्टर 16 दो मेन चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल, और उन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब ऑडिट की अगर हम बात करें तो ऑडिट जो है वो दो तरह का है, इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नॉर्मली इंटरनल ऑडिटर हायर कर लेती हैं, वो अफोर्ड कर सकती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये लीगल रिक्वायरमेंट है लिमिटेड कंपनीज के लिए कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट एक एक्सटर्नल ऑडिटर से करवाएं। अब इंटरनल कंट्रोल जो है वो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस ने इम्प्लीमेंट किया हुआ होता है, उसका जो मेन मकसद है वो किसी भी मिस स्टेटमेंट को, किसी भी एरर को या फ्रॉड को जो है वो प्रिवेंट करना होता है। अब सबसे पहले हम इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं कि तो जो भी ऑडिटर है वो जब ऑडिट करेगा तो वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी देखेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, या अ, क्या वेल इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है। तो इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस डिजाइन्ड एंड अफेक्टेड बाय मैनेजमेंट। अब इसको डिजाइन जो है वो भी कौन कर रहा है, मैनेजमेंट। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या इसकी जो एफिशिएंसी है वो ओवरऑल मैनेजमेंट के बिहेवियर से अफेक्ट होती है। अब अगर एक वेल प्लान्ड, वेल डॉक्यूमेंटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, क्या वो उतने ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है, ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट के बिहेवियर पे कि मैनेजमेंट किस हद तक विलिंग है उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक जो बेसिक कंपोनेंट है वो है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अब ड्यूटीज जो है वो वेल असाइंड होती हैं, हर बंदे को क्लियर कट अपनी ड्यूटीज पता होनी चाहिए, और एक ही बंदा जो है एक चेन के जो मल्टीपल टास्क हैं वो परफॉर्म ना कर रहा हो। इसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि रिसीवेबल लेजर भी वही प्रिपेयर कर रहा है, कैश भी वही रिसीव कर रहा है, वही बंदा बैंक में डिपॉजिट भी करवा रहा है, वही बंदा बैंक रिकॉन्सिलेशन भी बना रहा है। तो इससे क्या होगा, फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात का ऐसा होता है कि मैनेजमेंट का जो बिहेवियर है, बेशक ड्यूटीज वेल डिफाइंड है, लेकिन मैनेजमेंट जो है, अब मैनेजर जो है वो एक टास्क जिस बंदे की है उसकी बजाय दूसरे को कह देता है तुम कर रहो। अपनी इजीनेस के लिए वो क्या करता है, ड्यूटीज को शफल करता रहता है। तो बेशक डॉक्यूमेंट्री तौर पर जो है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो है, लेकिन वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो ये डिज़ाइन जो है करना और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों जिम्मेदारियां जो है वो मैनेजमेंट की है, और उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो मैनेजमेंट के ओवरऑल बिहेवियर पे डिपेंड करती है। पर्पस इसका क्या है, प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स। कि ये एक एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि कंपनी ने जो अपने एंटिटी ने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो अचीव हो जाएंगी। अब उसमें सबसे पहली बात है रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई गई हैं उसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो रिलायबल है या नहीं है। अब रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। अब मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है वो किस वजह से होगी, दो वजह से हो सकती है। एरर, अब इसके लिए एरर को अगर हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। या फ्रॉड, तो उसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज और अथॉरिटी जो है वो मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो अब जो ऑडिटर है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे मैंने कहा रिलाय कर रहा होता है। तो रिलायबिलिटी या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के क्या असल में ऑडिटर का काम है, जो पर्टिकुलरली हम एक्सटर्नल ऑडिटर की बात करें तो वो ये चेक कर रहा होता है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट। तो वो ये देखेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जितना अफेक्टिव है उतना फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो रिलायबल हैं। अफेक्ट दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस,
कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है कहीं, वो या कोई आपने प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है, कुछ भी है, तो वो इफेक्टिव है या नहीं है। अब इफेक्टिवनेस का मतलब है कि डिजायर्ड आउटपुट जो है वो आप अचीव कर रहे हैं, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और एफिशिएंसी का मतलब है कि मिनिमम जो आउटपुट है उससे मैक्सिमम अचीवेबल आउटपुट जो है वो अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब ये जो एरिया है ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंसर्न है, इससे ऑडिटर का कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद जो तीसरा मेन चीज है कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज, जैसे कंपनीज एक्ट 2006 है, उसकी जो कंपनी से रिलेटेड लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने हैं। कंपनी जो है फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग सर्टिफिकेट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो ट्रेडिंग सर्टिफिकेट से पहले ट्रेडिंग नहीं कर सकती। तो क्या वो लीगल या पर्टिकुलरली किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड पर्टिकुलर लॉज होते हैं, उसमें लेबर की जो मिनिमम वेज रेट है, वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, क्या वो लॉज जो हैं उनके साथ कंप्लाई किया गया है या नहीं किया गया, एंड रेगुलेशंस। और दूसरा जो है वो है आपके आईएफआरएस के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। तो ऑडिटर जो है वो दूसरी जो चीज चेक करेगा वो ये चेक करेगा कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। तो तीन मेन एरियाज हो गए कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो एश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगी रिगार्डिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, efficiency and effectiveness of operations and compliance with legal and international financial reporting standards requirement. अब इंटरनल चेक जो है इज एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो अगर हमने कंट्रोल सिस्टम डिफाइन कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन, ऑथराइजेशन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, तो उस पर हमें एक चेक रखना है कंसर्निंग विद इंश्योरिंग दैट नो सिंगल टास्क इज एक्सिक्यूटेड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश बाय ओनली वन पर्सन। तो ये बेसिकली क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अब इंटरनल चेक को हम जरा डिटेल में देखें। द पर्पज ऑफ इंटरनल चेकिंग इज टू रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। तो अगर हमने बात की तो इंटरनल चेक बेसिकली क्या है, इसका मेन पर्पज ये है कि एक टास्क जो है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एक ही बंदा परफॉर्म ना करे। तो इससे क्या होगा, अगर एक ही बंदा एक काम कर रहा है तो क्रॉस चेकिंग नहीं होगी, तो एरर के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरी जो चीज है उसमें वो ये है कि फ्रॉड जो है वो एक बंदा एक कैश रिसीव करता है, उसको रिसीवेबल लेजर में एंटर किए बगैर अपने पास यूज कर लेता है खुद से, तो स्टिल जो है वो रिसीवेबल्स बुक्स में शो हो रहे होंगे। अब उन रिसीवेबल्स को कॉल्स करना, उनसे अमाउंट कलेक्ट करना, ओवर ड्यू पेमेंट्स, एजिंग एनालिसिस, वो सारे काम वो चूंकि खुद कर रहा है तो कोई उनको वो मैनिपुलेट कर सकता है इजीली। इसी तरह एक और एग्जांपल जो यहाँ पे दी हुई है, सिमिलरली एन एम्प्लॉय विल बी dissuaded from defrauding the company if they know that their work will be checked। अब फ्रॉड जो है वो अगर उसकी क्रॉस चेकिंग हो रही है तो फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अगर वो लोग जो एक ही चेन में बैठे हुए हैं, मतलब कैश रिसीव, रिसीवेबल, बैंक रिकॉन्सिलेशन, ये सारे काम जो है वो एक चेन में आ रहे हैं, कैश रिसीव्ड से रिलेटेड हैं, तो अगर वो इस तरह से भी कर सकते हैं कि वो आपस में कोऑर्डिनेट करके क्या करें, फ्रॉड कर लें। तो कुड कॉल्यूड, कॉल्यूड का मतलब ये है कि वो मिलजुल के कंपनी को वाउचर लगाना शुरू कर दें। ओवर अ कंप्रिहेंसिव सूट ऑफ कंट्रोल शुड रिड्यूस द रिस्क ऑफ मटेरियल एरर और फ्रॉड टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। इसका मतलब ये है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी हो तो रिस्क ऑफ फ्रॉड या एरर खत्म नहीं होता बल्कि एक्सेप्टेबली लो लेवल पे आ जाता है। अब पर्पज ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो एक तो मेन हमने तीन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमने देखे थे कि ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली चेक करना, और कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो रिलायबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना। तो यही वो चीज़ें जो हैं उसको उसने सब पार्ट्स में डिवाइड कर दी है, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है, वही बेसिक 3 पर्पस हैं वो जो इंटरनल कंट्रोल के हैं। अब internal controls are here to prevent risk occurring or to minimize the impact of risk. Even when controls are in place, documents may still get lost or portable assets may go missing. The level and extent of internal control required depend on what the risks are if such controls fail. अब हमने कंट्रोल प्रोसीजर्स जो हैं वो किस हद तक इम्प्लीमेंट करने हैं वो डिपेंड करता है किस पे, लेवल ऑफ रिस्क पे, कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा तो रिस्क कितना है, अगर होगा तो किस हद तक हम उस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर हमने इम्प्लीमेंट करना है तो उससे हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसके लिए फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगी और उसकी बेस पे डिसाइड करेगी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के जो प्रोसीजर्स हैं वो किस हद तक जो है वो इंटेंसिव होंगे। डॉक्यूमेंट्स आर बैच्ड एंड प्री नंबर्ड। अब डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स आर बैच्ड एंड प्री नंबर्ड। इनवाइसिस की एक पूरी बुक होती है, उसमें 1 से लेके 100 तक इनवाइसिस हैं। दूसरी बुक है उसमें 101 से लेके 200 तक इनवाइसिस हैं। तो वो एक बैच में है। अब अगर एक इनवाइस बीच में मिसिंग है, इनवाइस नंबर 50 इशू हुई, उसके बाद इनवाइस नंबर 52 इशू हो गई, 51 मिसिंग है, तो उसकी प्रॉपर रीजन होनी चाहिए। जो लोग हायर अथॉरिटीज हैं उनके नॉलेज में होनी चाहिए कि ये इनवाइस जो है वो काटते वक्त उसमें गलती हो गई थी या क्या रीजन थी उसकी। इसी तरह अगर चेक हैं तो चेक बुक जो है वो पूरा एक बैच है और उसके अंदर जो चेक्स लगे हुए हैं वो सीरियली नंबर्ड होते हैं। उनमें से अगर कोई चेक गुम है तो उसकी क्या रीजंस हैं उसके बारे में क्या कहते हैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब अगर सेल्स इनवॉइस मिसिंग है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इनकम है वो अंडरस्टेटेड है, कोई कैश रिसीव हुई है उस इनवॉइस के अगेंस्ट जो कि कैशियर खा गया है, ठीक है। और अब जब वो कैश आपने रिसीव की कंपनी के पास नहीं आई तो पेमेंट के टाइम पे डिफिकल्टीज होंगी। इसी तरह से अगर परचेज इनवाइस अगर मिसिंग होगी तो प्रॉफिट्स ओवरस्टेट हो जाएंगे, क्योंकि परचेज जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस। तो परचेजेस जो हैं वो माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब परचेजेस तो रिकॉर्ड नहीं हुई लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री में गुड्स पड़ी हुई हैं तो परचेजेस कम हो गई, यानी कि जो फिगर ऐड हो रही है वो कम होगी, माइनस हो रही है वो बढ़ गई, तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी जिससे प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा। इसी तरह से हमें ये नहीं पता कि एक पर्टिकुलर इनवाइस के अगेंस्ट हम मनी ओ कर रहे हैं क्योंकि वो इनवाइस गुम हो गई है, वो रिकॉर्डेड नहीं है, तो लेटर ऑन हमें कैश प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम उस पेमेंट को अपने बजट में शामिल ही नहीं किया हुआ तो उस वजह से हम मतलब प्री प्लान नहीं है तो अचानक से जब पे करना पड़ेगा तो हमारे लिए इशू डेवलप हो सकता है। लेकिन अब इन्हीं की अगर अमाउंट्स इतनी बड़ी नहीं है, सेल इनवाइसेस जो हैं आपकी छोटी छोटी इनवाइसेस, एक छोटा बिजनेस है, परचेज इनवाइसेस छोटी छोटी हैं, तो हमें फिर शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अगर छोटे किराना स्टोर्स या डिपार्टमेंटल स्टोर्स देखें तो उसमें जो टेल रसीट्स होती हैं वही इनवाइस के तौर पर काम कर रही होती हैं, वो कोई सेपरेट इनवाइस जनरेट नहीं कर रहे होते। इवन वो अपने पास उसका रिकॉर्ड भी नहीं रखते, वो रसीट्स जो हैं वो कस्टमर को ही दे देते हैं। ऑथराइजेशन कंट्रोल्स आर अनदर टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब ऑथराइजेशन पहली चीज थी डॉक्यूमेंटेशन, उसके इंपैक्ट क्या पड़ रहे हैं वो हमने देखे। अब ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो ऑथराइज्ड पर्सन ही करेगा, या अगर एटलीस्ट कोई लोअर लेवल का बंदा करता है तो उसको ऑथराइजेशन करवानी पड़ेगी। परचेज इनवाइस है सिस्टम के अंदर एंटर करनी है, जब तक चेक नहीं होती ऑथराइज नहीं होती सिस्टम में एंटर नहीं होगी। क्रेडिट टर्म्स हैं अलाउ करनी है, ऑथराइजेशन जरूरी है। अगर स्टोर रूम से मटेरियल जो है वो कहीं इशू करना है, ऑथराइजेशन जरूरी है।
तो ऑथराइजेशन से ये होगा कि जो बंदा जिसके पास अथॉरिटी है वो जब अलाउ करेगा तो कोई ट्रांजैक्शन जो है वो अकर करेगी तो उससे फ्रॉड जो है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। अब द कंपनी पेज द इनवाइसेस एंड द फ्रेंड एंड क्लर्क शेयर द प्रोसीड, वही वाली बात है कि एक फेक इनवाइस जनरेट की, एक बंदा खुद से एम ही परचेजेस कर सकता है तो उसने फेक परचेजेस करके पेमेंट की और फ्रॉड कर दिया, तो अगर ऑथराइजेशन जरूरी होगी तो वो फेक परचेजेस नहीं कर सकता, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। इसी तरह पेमेंट के टाइम पे ओवर पेमेंट्स कर दी, परचेज इनवॉइस जो है वो एक्स्ट्रा वैल्यू की जनरेट करवाई और उस पे ओवर पेमेंट करके तो सप्लायर के साथ मिली भगत करके उसको आपस में शेयर कर लिया, तो उसको भी बचाया जा सकता है जब ऑथराइजेशन जो है वो जरूरी होगी परचेजिंग के लिए। अब बिजनेस रिस्क, अब एक जो चीज है वो ये था कि जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं वो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में चलने चाहिए, तो बिजनेस रिस्क जो है कि कहीं रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ना हो, लॉस ना हो, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव ना हो, तो उसको हम बिजनेस रिस्क कहेंगे। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन या इवेंट जो बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सके करे, बिजनेस के लिए अपनी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना मुश्किल हो जाए, उसको हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। अब इंटरनल बिजनेस एक्टिविटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, सेल्स है, प्रोक्योरमेंट है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट डिलीवरी है, आफ्टर सेल सर्विस है। एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो हैं इसके बिजनेस रिस्क के पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ये सारे ओवरऑल डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो बिजनेस रिस्क की वजह बनते हैं। रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट माइट बी मटेरियली मिस स्टेटेड। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो मटेरियली मिस स्टेटेड हों, ये क्या है, बिजनेस रिस्क है। अब एक ऑब्जेक्टिव ये था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिलायबल होनी चाहिए, तो अगर एक बिजनेस का बिजनेस रिस्क ओवरऑल अगर देखा जाए तो कि अपनी कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाई, तो रिस्क एक ऑब्जेक्टिव ये था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, तो ये एक बिजनेस रिस्क है। इसको मिनिमाइज करने के लिए भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट मस्ट इन्वेस्टिगेट देयर सिग्निफिकेंस। अब जब रिस्क की बात करेंगे कि बिजनेस रिस्क कितना है, तो सबसे पहले उसकी सिग्निफिकेंस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अगर वो सिग्निफिकेंट है और उसका अकरेंस के ज्यादा चांस हैं, लाइकलीहुड ऑफ देयर एक्सरेंस एंड हाउ दे शुड बी मैनेज्ड। अब रिस्क के बारे में बिजनेस जो है वो फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो अडॉप्ट कर सकता है। उसमें एक स्ट्रेटजी जो है वो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स कंसिस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड्स एस्टेब्लिश्ड टू प्रोसेस द ट्रांजैक्शन, कि आपने अपने जो प्रोसीजर्स हैं एंड रिकॉर्ड्स एस्टेब्लिश्ड टू प्रोसेस द ट्रांजैक्शन, कि हमने एक ट्रांजैक्शन को कैसे प्रोसेस करना है, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, इस सारे ओवरऑल सिस्टम को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। दैट द एंटिटी कैरीज आउट एंड टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी फॉर रिलेटेड एसेट्स, कि उस इंफॉर्मेशन या उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी बैलेंसेस के लिए कोई ना कोई बंदा अकाउंटेबल होगा। उस सारी एक हमने सिस्टम जो डेवलप किया है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो मिलके काम कर रहे हैं, उस सिस्टम को हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। The information system must be able to identify and record all valid transactions, describe the transaction in sufficient detail to permit proper classification for financial reporting, कि ये expense है, asset है, income है, liability है, measure the transaction to permit the recording of their proper monetary value, asset है अगर तो उसकी value क्या है, expense है तो उसकी value क्या है, determine the correct accounting period in which transaction should be recognized, expense जिस साल से related है उसी में record होना चाहिए, present properly the transactions and related disclosures in the financial statements,
कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कंप्लायंस विद IFRS जो है उसको इंश्योर करना। तो ये सारी चीज़ें जो है जो हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो मैनुअल है या कंप्यूटराइज्ड है, तो उसके ये बेसिक पर्पस है। अब ये तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन होगी। अब हम कंट्रोल एक्टिविटीज जो है, जब हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हम डिफरेंट कंट्रोल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे। आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। कंट्रोल एक्टिविटीज बेसिकली क्या है? पॉलिसीज हैं या प्रोसीजर्स हैं कि ट्रांजेक्शन कैसे होंगी। पॉलिसी है कि इवन वो काउंटिंग पॉलिसीज हो सकती हैं, या पॉलिसी है कि हमने फाइफो मेथड यूज करना है, वेटेड एवरेज यूज करना है। पॉलिसी रिलेटेड टू परचेजिंग जो है आपकी, कि आपने परचेजिंग किससे करनी है। क्रेडिट टर्म्स से रिलेटेड आपकी पॉलिसी जो है, ये सारी कंट्रोल एक्टिविटीज है। दैट हेल्प एंश्योर द मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स आर कैरिड आउट। अब मैनेजमेंट बेसिकली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करने और उसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो हैं, जब आपके इन रिटन फॉर्म होते हैं, तो उससे ये इंश्योर हो जाता है कि मैनेजमेंट की जो डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, दैट नेसेसरी एक्शंस आर टेकन टू एड्रेस रिस्क्स दैट थ्रेटन द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स। के किसी भी जगह पे अगर आपको लग रहा है कि एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे, देयर इज अ बिजनेस रिस्क, तो उसको टैकल करने के लिए जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं वो वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं, और उनको यूज करते हुए उस जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। Control activities, whether within IT or manual system, have various objectives and are applied at various organizational and functional levels. Different books identify different categories of control activities. इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट जो कंट्रोल एक्टिविटीज हैं वो डिफाइन नहीं हुई। तो डिफरेंट मेन जो है वो बेसिकली वही है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की थी, कि ऑथराइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन है और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है। तो ऑथराइजेशन, कंपैरिजन। अब फॉर एग्जांपल, सेल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई हैं प्रीवियस ईयर से, या उसमें मेजर चेंज आ गई है, तो उसको हम कंपैरिजन करके, तो एक अनएक्सपेक्टेड चेंज जो है वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, तो फौरन अलर्ट हो जाएं कि चेक करें कहीं एरर तो नहीं है। कंप्यूटर कंट्रोल्स हैं, पासवर्ड्स वगैरह है, अरिथमेटिकल कंट्रोल्स हैं। इनवॉइसेस को आपने एंटर करने से पहले उसकी अरिथमेटिक एक्यूरेसी को चेक करना है। कैलकुलेटर लेके एक दफा उसका टोटल कर लें, रेमिटेंस एडवाइस आई है उसके टोटल्स कर लें। मेंटेनिंग अ ट्रायल बैलेंसेस एंड कंट्रोल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या है? ट्रायल ऑफ बैलेंसेस के डेबिट और क्रेडिट इक्वल है या नहीं है। कंट्रोल अकाउंट्स का भी जो है वो एक क्रॉस चेकिंग, लिस्ट ऑफ डेटर्स और कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा। अकाउंटिंग रिकॉन्सिलेशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन है, कंट्रोल अकाउंट रिलेशन है। फिजिकल कंट्रोल्स, अगर एसेट्स हैं तो वो किसके फिजिकल कंट्रोल में होंगे। स्टोर मैनेजर के अलावा कोई बंदा जो है वो क्या कहते हैं उसको, एक्सेस नहीं कर सकता। स्टोर रूम मैनेजर के बगैर जो है वो कोई बंदा स्टोर रूम में एंटर नहीं हो सकता। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।